जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका इस चैनल पे। कल हमने इस चैनल पे आर्मी के लिए जीके पढ़ा था। आज हम साइंस पढ़ेंगे। देखिए, जिन भी एग्ज़ाम में आर्मी के जो भी एग्ज़ाम हैं, जो भी ट्रेड्स हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है, जिसमें जीके पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो हमारी वीडियोज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, रेगुलर लगाइए। देखिए, टोटल क्वेश्चन है यहाँ पे 25 साइंस के। लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं रहती तो फिर हमने भी हटा दी है। टारगेट क्या रहेगा आपके लिए? 20 प्लस सही करने का। कॉपी पेन लेके बैठिए। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, उनको नोट डाउन करना है। कल कमेंट बॉक्स मुझे खाली दिखा, आज कमेंट बॉक्स में आपका प्यार दिखना चाहिए। लास्ट में आप फाइनल जो आपका स्कोर बना 25 में से, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस दे रहा हूँ मैं आपको। ये मान लीजिए 20 से 25 मिनट में आपको 70 से 80 क्वेश्चन साइंस के और जीके के अगर आप क्लास करते हैं तो लगभग 100 क्वेश्चन तैयार होंगे। 25 क्वेश्चन है, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताऊंगा उसके थ्रू टोटल काउंट करोगे तो आप लगभग 75-80 क्वेश्चन आपके साइंस के तैयार हो जाएंगे। देखिए, इसके अलावा एक और तरीका है तैयारी को बेहतर करने के लिए। क्विजेस लगाएंगे। क्विजेस हम रेगुलर डेली बेसिस पे लगाते रहेंगे रात में 8 बजे के आसपास। तो हम टेलीग्राम पे स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे टेलीग्राम पे काफ़ी लोग आ जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल बना लिया है @चौहान आर्मी ऑफिशियल। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो अपना टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। ज्वाइन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस दे रहा हूँ। 20 से 25 मिनट में 80-80, 90-90 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट्स बनाते चलिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन देखिए, फटाक से टिक लगा दीजिए। क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको जो नहीं आ रहा है उसमें भी आप तुक्का लगा सकते हो। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य से प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे वातावरण से CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, जो जीवन के लिए अनिवार्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो CO2 पौधे श्वसन के दौरान इसे छोड़ते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में इसे ग्रहण भी करते हैं। एक ऑप्शन नंबर ए में नाइट्रोजन लिखा हुआ है, तो इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यह वायुमंडल में सबसे अधिक कितनी है? 78% है। पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? ऑप्शंस देखिए, लगाइए टिक। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है या रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। बी नंबर राइट आंसर। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह पानी में घुलनशील विटामिन है। खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये पूछा जाता है। स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों में सूजन आ जाती है। एक दो क्वेश्चन यहाँ बने। अब यहाँ देखिए, 3 क्वेश्चन लीजिए। रेटिनॉल या विटामिन का ए का रासायनिक नाम है थियामीन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ये आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो ये 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं, नोट कर लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड? लगाओ टिक। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई है वो है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। जो सामान्य बातचीत होती है उसमें लगभग 60 डेसिबल की होती है। जो 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि होती है उसको शोर कहा जाता है, नॉइस कहा जाता है। और ये जो 80 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है ये कानों के लिए हानिकारक होती है। हम जो सामान्य बातचीत करते हैं वो जो साउंड रहता है वो कितने डेसिबल की रहती है? वो 60 डेसिबल की रहती है। कुछ और पॉइंट्स ले लीजिए एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हर्ट्ज, ये आपकी फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति की यूनिट होती है। वाट लिखा हुआ है ऑप्शन सी में, ये आपकी पावर, शक्ति की यूनिट होती है। जूल लिखा हुआ है डी नंबर पे, तो ये कार और ऊर्जा की इकाई होती है जूल। ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन देखिए, लगाइए टिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर, जिसे यकृत कहते हैं।
यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह पित्त रस का स्राव करता है। अगर पूछा जाए किस रस का स्राव करता है, पित्त रस का, जो वसा में पाचन में मदद करता है। अच्छा देखिए, यकृत में पुनरुत्थान, हिंदी में तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन इंग्लिश में रीजनरेशन की क्षमता सबसे अधिक होती है यकृत में, लीवर में। कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, पीयूष ग्रंथि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ अग्न्याशय, ये एक आपकी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। नोट डाउन करिए। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ऑप्शंस देखिए, लगाओ टिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सारे बी ही आ रहे हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिलहाल के लिए आप तुक्का बी लगा सकते हैं। देखो लगा के सही होता है कि नहीं। आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है ये दिया था ग्रेगर मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। उन्होंने बगीचे के मटर के पौधों पर प्रयोग करके वंशागत नियम दिए थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, ऑप्शन नंबर ए में चार्ल्स डार्विन लिखा हुआ है, तो इन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। अरस्तु लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि अरस्तु, इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? लगाओ टिक फटाक से। राइट आंसर सी नंबर। शुद्ध जल का जो पीएच वैल्यू है वो 7 होता है। समझिए थोड़ा सा, पीएच स्केल होती है जो कि 0 से 14 तक होती है। ये आपकी पीएच स्केल है, ये 0 है और ये 14 है और ये बीच में आपका 7 है। 7 पीएच मान का अर्थ है कि पदार्थ उदासीन है, न्यूट्रल है। शुद्ध जल ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, इसलिए इसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, 7 से कम के जो पीएच वैल्यू होती है जिनकी भी, वो अम्लीय होते हैं, जैसे नींबू का रस। 7 से अधिक पीएच वैल्यू जिनकी होती है वो क्षारीय होते हैं, जैसे रक्त। ये आपकी पीएच स्केल है। 7 से कम जिनकी भी पीएच वैल्यू होगी वो अम्लीय होते हैं और 7 से अधिक ये आपके क्षारीय होते हैं। और जल, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक लगाइए। प्रतिरोध का यूनिट होता है ओम, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए, ओम प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध वह गुण होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा डालता है। ओम का नियम होता है V बराबर IR, तो इससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल एक पूछ लिया जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है एम्पियर, तो ये आपका करंट, विद्युत धारा का मात्रक है। वोल्ट लिखा हुआ है, ये आपका विभवांतर का मात्रक है। इसके अलावा कूलाम लिखा हुआ है, ये आपका विद्युत आवेश का मात्रक है। ये तीनों मात्रक नोट डाउन कर लेना। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन? बताओ। राइट आंसर बी नंबर। फिलहाल अगर आप में से किसी ने भी तुक्का लगाया होगा तो सही हो गया होगा, क्योंकि पिछले 8 क्वेश्चन में जो आंसर है वो बी ही सही आ रहा है। इंसुलिन की अगर आपको कमी हो गई तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। अगर आपको या आपके आपके परिवार में किसी को भी डायबिटीज़ है तो इसका मतलब है कि इंसुलिन की कमी है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। यह रक्त में ग्लूकोज, जिसे शर्करा कहते हैं, इसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। अब इसकी कमी होने पर शुगर बढ़ जाती है, जिसे डायबिटीज़ कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ घेंघा, यह आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन सी में लिखा है एनीमिया, यह लोहे की कमी के कारण होता है। और ऑप्शन डी में लिखा है बेरी बेरी, ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो ये तीनों नोट डाउन करिए। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड इन द
हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। लगाओ टिक भैया। तुक्का लगा सकते हो, तुक्का आपको पता है क्या लगाना है, बी लगाना है। सही लगाया आपने। राइट आंसर इसका बी ही होगा। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट और सर्च लाइट में किया जाता है क्योंकि यह बल्ब से निकलने वाली किरणों को एक शक्तिशाली और समांतर किरणपुंज के रूप में दूर तक फेंकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम। उत्तल दर्पण, इसका उपयोग वाहन के साइड मिरर में किया जाता है। तो डायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर कि वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण यूज होता है, उत्तल दर्पण। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपका बना मिलेगा कि दाढ़ी बनाने वाले शीशे में कौन सा दर्पण का यूज होता है, नोट डाउन करिए, अवतल दर्पण। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? लगाओ टिक। तो पृथ्वी पर सबसे कठोर, बी आप तुक्का लगा सकते हो, लेकिन इस बार गलत हो जाएगा क्योंकि इस बार फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो सी है, हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। हीरा जिसे डायमंड कहते हैं इंग्लिश में। तो डायमंड जो है ये पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ये कार्बन का अपरूप है। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग क्या किया जाता है? कांच काटने के लिए और ड्रिलिंग करने वाले उपकरणों में किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपरूप है लेकिन ये बहुत मुलायम होता है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है लेकिन सबसे कठोर होता है, पूरे वर्ल्ड में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है ये। लेकिन ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपरूप है लेकिन ये बहुत मुलायम होता है। अच्छा, लोहे की तुलना में हीरा कहीं अधिक कठोर होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर बने तो याद रखोगे। जब आपको ऑलरेडी बता दिया कि हीरा जो है ये पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो फिर कैसे भी लोहे की तुलना में या फिर किसी की भी तुलना करे तो आप सही कर दोगे। 11th नंबर देखिए। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक लगाइए। राइट आंसर का तुक्का बी लगाया तो फिर से गलत हो गया क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। विटामिन के को रक्तस्रावी रोधी विटामिन भी कहा जाता है। जब चोट लगती है तो रक्त बहने से रोकने के लिए थक्का बनाने में यह विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है। अगर आपको चोट लगी, खून बह रहा है और रक्त का थक्का नहीं बना, इसका मतलब विटामिन के की कमी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है विटामिन ए। देखिए, रतौंधी से बचाता है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ऑप्शन नंबर बी में विटामिन डी लिखा हुआ है, तो ये हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन डी की कमी से अगर पूछा जाए रोग कौन सा होता है तो रिकेट्स होता है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए विटामिन ए लिखा हुआ है, इसको सौंदर्य विटामिन या फिर बांझ रोधी विटामिन भी कहते हैं, याद रखेंगे। 12th नंबर देखिए। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? ये रहे ऑप्शन आपके, राइट आंसर टिक करिए। हवा में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सामान्य तापमान पर वायु में ध्वनि की जो चाल है वो लगभग 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की जो चाल है वो बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, डी नंबर में लिखा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपकी प्रकाश की चाल होती है। ठीक है। इसके अलावा एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ध्वनि की चाल निर्वात में कैसी होती है, तो शून्य होती है ध्वनि की चाल निर्वात में, वैक्यूम में। 13th नंबर देखें। एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी गैस? लगाओ टिक। राइट आंसर, एलपीजी गैस का जो मुख्य घटक है वो है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए एथाइल मरकैप्टन नामक गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मीथेन है ऑप्शन नंबर ए में। यह बायोगैस और सीएनजी गैस का मुख्य घटक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी में पहले भी पूछा जा चुका है
कि मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा मार्स गैस किसे कहते हैं, मीथेन को। 14th नंबर देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? बहुत आसान है, राइट आंसर बी नंबर। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है और सबसे छोटी हड्डी जो है ये कान की हड्डी होती है, स्टेपिस बोलते हैं। और जो जांघ की हड्डी होती है इसको फीमर बोलते हैं, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 300। तो नवजात शिशुओं में जन्म के समय लगभग 300 हड्डियां होती हैं। एक ऑप्शन में है हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं, तो अगर इससे कोई पॉइंट बने तो लिख लेना। 15th नंबर देखें, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? विच गैस इज फाउंड इन द हाइएस्ट अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर? राइट आंसर बताइए। तो सबसे अधिक, एक पॉइंट आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सबसे अधिक जो गैस है वो नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है? 78% होती है। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है। और इससे के बाद जो सबसे ज़्यादा अधिक है वो है ऑक्सीजन, जो कि 21% है। 21, 78, 99 हो गया, तो मतलब बाकी की सारी जो गैसेज है वो 1% के अंदर आती हैं। ऑप्शन सी में CO2 लिखा है, ये वातावरण में केवल 0.03% पाई जाती है। और ऑप्शन डी में आर्गन लिखा है, तो आर्गन से रिलेटेड यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आर्गन वाला। आर्मी के एग्जाम में बना है, नेवी MR के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको नोट डाउन करो। 16th नंबर क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? व्हाट इज़ अ बैरोमीटर यूज टू मेजर? टिक लगाओ। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना ये तूफान आने का संकेत होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना ये किस चीज़ का संकेत होता है? तूफान का। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हाइग्रोमीटर। देखिए, इससे वायु की जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता, ये मापी जाती है। और ऑप्शन डी में थर्मोमीटर, तो ये आपको पता है, ये इससे तापमान मापा जाता है, टेम्परेचर मापा जाता है। 17th नंबर देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट ये किसका बना होता है? द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, लगाओ टिक। राइट आंसर सी नंबर, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। अच्छा, क्यों बना होता है? क्योंकि इसका जो गलनांक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो उच्च होता है, तो इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि जल्दी से गले ना, जिससे यह बिना गले अत्यधिक प्रकाश दे सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, विद्युत हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब के अंदर कौन सी गैसें होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में बनता है। बल्ब के अंदर आपकी नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी रहती है। 18th नंबर देखिए, हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस? ये रहे ऑप्शन, राइट आंसर बताइए। हंसाने वाली गैस का जो केमिकल सूत्र है वो होता है N2O। देखिए, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, सूत्र होता है N2O, और इसे सूंघने पर व्यक्ति को हंसी आने लगती है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा में हल्की बेहोशी के लिए भी किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है NO2, तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो प्रदूषण पैदा करती है। और N2O, इसका उपयोग रॉकेट इंजन में ऑक्सीडाइजर के रूप में भी होता है, याद रखेंगे। 19th नंबर देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? ऑप्शंस पढ़िए, राइट आंसर टिक लगाइए। पेनिसिलिन की खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब करी थी? 1928 में दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। यह एक आपकी कवक से बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इन्होंने क्या किया था? चेचक के टीके की खोज करी थी।
रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, इन्होंने कोशिका सेल की खोज की थी। दोनों पॉइंट नोट डाउन करिए। 20 नंबर देखें, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? राइट आंसर टिक करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बृहस्पति जो है, जुपिटर, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इतना बड़ा है कि इसमें 1300 से अधिक पृथ्वियाँ समा सकती हैं। इसका उपग्रह गैनीमीड ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। देखिए, ऑप्शन से कुछ पॉइंट्स बनाए, जैसे मंगल दिया बी नंबर पे, तो इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। डी में शनि दिया है, तो इसके चारों ओर स्पष्ट वलय, जिसे रिंग्स कहते हैं, ये पाई जाती है। आगे देखिए 21 नंबर, रक्त का लाल रंग ये किसके कारण होता है? द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू। लगाओ टिक। पता है आपको कि ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन में आयरन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल दिखता है। यह शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ WBC। WBC को इंग्लिश में कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जैसे RBC रेड ब्लड सेल्स। ये शरीर के रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है WBC। इसके अलावा प्लेटलेट्स आप सुने हैं, ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। आगे देखिए 22 नंबर, कार्य का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक लगाइए। कार्य का मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भौतिक विज्ञान में कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो उसने कितना कार्य किया? 1 जूल का कार्य किया। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ न्यूटन, ये आपका बल, फोर्स का यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर डी में पास्कल, ये आपका दाब, जिसे इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं, इसका यूनिट होता है। 23 नंबर देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? विच इंस्ट्रूमेंट मीजर्स द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक? ये ऑप्शन है, राइट आंसर टिक करिए। भूकंप की तीव्रता हम मापते हैं सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। भूकंपीय लहरों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ लैक्टोमीटर, तो इससे दूध की शुद्धता मापते हैं। अमीटर लिखा हुआ है, इससे विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। 24 नंबर देखिए, मानव शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? बताओ, डिग्री सेल्सियस में है। आप सभी को पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में आपको पता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में इसे 310 केल्विन कहते हैं। ठीक है, समझ गए, केल्विन में 310, फ़ारेनहाइट में 98.6, और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री। 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। मानव शरीर के तापमान को थर्मोमीटर में मापा जाता है, ये भी पॉइंट पहले क्लियर कर चुके हो आप। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहे पर जंग लगना ये किस प्रकार का परिवर्तन है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज विच टाइप ऑफ चेंज? ये ऑप्शन हैं आपके पास, राइट आंसर टिक करिए। लोहे पर जंग लगना ये आपका एक केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है, तो बी पे टिक कर दीजिए। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें लोहे से आयरन ऑक्साइड नामक नया पदार्थ बनता है। यह कब बनता है? यह नमी और हवा की उपस्थिति में बनता है। अब देखो, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, जिससे आपके आर्मी में क्वेश्चन बने हैं। जंग लगने से लोहे का भार क्या प्रभाव पड़ता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लोहे का जो भार है ये बढ़ जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गैल्वनीकरण।
इंग्लिश में गैल्वनाइजेशन। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों नोट डाउन करिए, एग्जाम के लिए बेस्ट हैं। ये थी वीडियो आज के 25 क्वेश्चंस की। तो 25 तो हमने एमसीक्यूज करे हैं और हर एक एमसीक्यू से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन भी करे हैं। अगर 3 भी किए हैं तो 25 तिरका 75 और वो 25, लगभग 100 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। तो डेली क्लासेस लगाते रहिएगा। जो एक्सप्लेनेशन है उससे भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते रहेंगे। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और सारे क्वेश्चन आपको एक तरीके से याद हो जाएंगे, समझ में भी आ जाएंगे और एक तरीके से रट भी जाएंगे। तो बताइए 25 में से आपका स्कोर क्या आया है? अगर 22 से 25 आया तो एक्सीलेंट, 18 से 21 आया तो गुड, और 15 से कम है तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेली क्लासेस लगाते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप में से सभी लोगों ने अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में दिया होगा। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन करो या फिर @चौहान आर्मी ऑफिशियल टेलीग्राम पर सर्च करोगे आ जाएगा। जैसे उसमें कुछ स्टूडेंट्स हो जाएंगे, हम क्विजेस स्टार्ट कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे क्विज लगा रहे हो, यहाँ पे आपने 25-30 मिनट की वीडियो देखी है, वहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे क्विज के, फटाक से आप 1 मिनट के अंदर 10 क्विज लगा देंगे, है ना। तो क्विज लगाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बस ऐसे ही डेली क्लासेस को देखते रहिएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे हम ज़्यादा वो तो नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने आएंगे, ये मान लीजिए काफ़ी रिसर्च के साथ आएंगे। जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको इन स्क्रीन्स में देखने को मिलेंगे। एक भी फालतू क्वेश्चन मैं ऐड नहीं करता हूँ। जैसे आज 25 क्वेश्चन ऐड किए हैं तो सारे आपके आर्मी के सिलेबस से रिलेटेड हैं, और जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बनाए हैं। तो इसमें काफ़ी टाइम जाता है, तो लाइक वाइक कर देना अगर करना हो तो। बाकी मुझे तो सिर्फ कमेंट से मतलब है, अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगता है। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देख के, इससे पहले वाली वीडियो देख के कहीं ना कहीं थोड़ा तो आपकी तैयारी बेटर हुई होगी। तो ऐसे ही हम डेली वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और आप अपनी जो तैयारी है वो बेहतर करते चलिए। एग्ज़ाम तक ये मान लीजिए कि जीके हो या साइंस हो, सब में आपका 25 आउट ऑफ 25 आएगा। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।